गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार मुक्ता जी। वेलकम अगेन सर। बहुत जल्दी आपने दोबारा मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जरूरत पड़ गई क्योंकि इतने सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही थी, तो हमने या, सोचा क्यों ना आपको यहाँ बुलाएं और हम समझें कि ये इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो सर right, एक एक करके मैं एक एक डेटा पॉइंट पे सवाल करूंगी आपसे, और आप ठीक है। हमारे ऑडियंस को उसको सिंपल तरीके से समझाइएगा कि हम्म। उससे उनको आगे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचना चाहिए और आगे की जर्नी कैसे तय करनी चाहिए। राइट, कोशिश रहेगी मैम। हमारी कोशिश ये नहीं रहनी चाहिए कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर बन जाएं, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे सपने पूरे हो जाएं। है बिल्कुल। ना। सर पहला सवाल है इन्फ्लेशन के डेटा पे। हाँ। इन्फ्लेशन का डेटा आया सर 0.25%। राइट यूजली राइट आरबीआई के लिए एक कंफर्टेबल रेंज होती है 4+2 -2, पर दिस राइट इज लाइक 0.25, वेरी लो। तो राइट इन्फ्लेशन राइट। इतना लो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम आम जनता को फील नहीं होता कि महंगाई घटी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो सर उस पे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हम इस चीज को कैसे डिसाइफर करें। हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहले हमें समझना है, और शायद आईएमएफ ने भी इसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न रेज किया है कि हिंदुस्तान के जो डेटा कलेक्शन करने का जो पैमाना है, जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो मानक हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। काफ़ी समय से हम उन्हीं मानकों को, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ में हम काम कर रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा ये कहना है कि हिंदुस्तान के जीवन में आमूल परिवर्तन आया है, खासकर कोविड के बाद में। हिंदुस्तान डिजिटल हो गया है। और जिस तरह से आम हिंदुस्तानी अब जीवन जी रहा है, आज से ठीक 10-15 साल पहले उसका जीवन बिल्कुल अलग था। तो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन में अभी भी हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं, और सीपीआई में जिन वस्तुओं को हमने महत्व दे रखा है या जिनका वेटेज ज्यादा है, उनका हमारे दैनिक जीवन में खर्चे में जो अनुपात है वो कम हो गया है। क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ी है, हमारी इच्छाएं बढ़ी है, एस्पिरेशंस बढ़ी हैं, हमारे खर्चे करने का तरीका बदला है। अब हम उधार लेके भी पैसा खर्च करते हैं। तो हमारा जो बजट है, घर का जो बजट है, जिन चीजों पे वस्तुएं खर्च करते हैं, उसका थोड़ा सा पैमाना बदल गया है। तो अब बहुत चीजें जिनको कि बहुत ज्यादा वेटेज था, जिनका बहुत ज्यादा महत्व था सीपीआई में पहले, अब वो हमारे जीवन में उतना ज्यादा आर्थिक रूप से महत्व नहीं रखती है। जीवन में महत्व तो उतना ही है, पर जो वैल्यू है, वैल्यू में उतना महत्व नहीं रखती है। तो सरकारी आंकड़ों में आपको एक तो महंगाई कम नजर आती है। हम जो जीवन में महंगाई का सामना करते हैं मुक्ता जी, उसको हम लाइफस्टाइल महंगाई कहते हैं। कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहतर चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस भाव पे मुझे बाजार में मिल रही है। तो हमें लगता है कि अरे, सरकार कहती है महंगाई नहीं है, और मुझे तो दैनिक जीवन में रोजाना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट है, ये जो एक भेद है, वो हमेशा रहने वाला है। बहरहाल, हमें हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आरबीआई, जो अपनी सरकार और आरबीआई मिलकर जो नीतियां तय करती है, वो तो उसी आंकड़े पे तय करती है जो कि आरबीआई घोषणा करती है। पहली चीज तो हमें ये समझनी है। दूसरी चीज मुक्ता जी, जो हमें बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है महंगाई के बारे में। देखिए, आप दुनिया से भी महंगाई हमारे देश में आती है ना। बहुत बार इन्फ्लेशन क्या होता है, देश के बाहर से भी आप बोरो करते हैं। आप बहुत सा सामान बाहर से खरीदते हैं। बहुत सी चीजें आप बाजार में बाहर से हमारे पास में आती है, जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज तेल है, और तेल के दाम तो लगातार कम हुए हैं, और $60 के आसपास प्रति बैरल तेल हो गया है। तो तेल बहुत सस्ता होने से कुछ हद तक जो महंगाई हमारे यहाँ कम हुई है, वो इसलिए भी कम हुई है कि दुनिया में महंगाई कम करने की बहुत कोशिश की जा रही है। कोविड के बाद यूरोप में और अमेरिका में बेतहाशा महंगाई को देखा गया था, और वो देश लगातार पिछले 2-3 सालों से लगातार महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि दुनिया के अंदर जो ट्रंप साहब ने जो नीतियां अपनाई हैं, और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, और दूसरे कारण की वजह से मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो पिछले कुछ महीनों के पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था, इन सब चीजों को देखे आईएमएफ ये कह रहा है कि दुनिया में अस्थिरता है, और अस्थिरता के कारण दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो आने वाले समय में थोड़ी कम रहने वाली है। और जब भी हम जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहने वाली है, तो मांग कम होती है, और जब मांग कम होती है, तो चीजें सस्ती होती है। तो दुनिया के बाजारों में हमने एसेट इन्फ्लेशन को देखा है, दुनिया के बाजारों में हमने सोने चांदी को कीमती होते हुए देखा है। पर दुनिया के बाजारों में रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, उनको हमने सस्ता होते हुए देखा है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो महंगाई है, वो इसलिए कम है क्योंकि दुनिया में महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है, और तेल सस्ता है, ये दूसरा कारण है। और इसी वजह से बहुत से लोगों का ये भी मानना
मानना है कि हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हमें इतनी ज्यादा दिखाई देती है। उस पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमें भेद ये करना है कि जिस तरह से आरबीआई जिस पैमाने पर जिस मानकों के साथ में महंगाई को कैलकुलेट करती है, जी हाँ, वह महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आरबीआई का जो टारगेट महंगाई है 4% के आसपास है, ±2%। मतलब आरबीआई ये चाहती है कि हिंदुस्तान की महंगाई 2% के नीचे न जाए और 6% के ऊपर न जाए। हमारी महंगाई 4% के आसपास रहनी चाहिए। और किसी भी इकोनॉमी को कितनी हेल्दी है, कितनी कमजोर है, आगे कितना अच्छा वो करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में महंगाई की दर क्या है। क्योंकि महंगाई की दर ही आपके देश में ब्याज दरों को तय करती है, और महंगाई और ब्याज दरें दोनों मिलकर आपका जो कंजप्शन है, आपका जो खर्चा है, आपकी जो सेविंग्स है, उनको प्रभावित करती है। तो किसी इकोनॉमी को देखने का जो सबसे आसान तरीका ये होता है वो ये होता है कि वहां पर ब्याज दरें और महंगाई कैसी है, परस्पर रिश्ता कैसा है, उनका ट्रेंड कैसा है, और रुख कैसा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उस इकोनॉमिक के हालात कैसे हैं। जैसे एक नब्ज को देख के डॉक्टर बताता है ना, बीपी और नब्ज देख के, वैसे महंगाई और ब्याज दरों को देख के आप इकोनॉमी के हालात को आसानी से समझ सकते हैं। सर, इससे मेरा एक दूसरा सवाल आता है हाँ। कि अभी क्वार्टर 2 का जीडीपी का डेटा आया इंडिया का, राइट। एंड दैट वाज 8.2%। जस्ट अ राइट। स्टेलर परफॉर्मेंस डन बाय इंडिया। पर राइट। ये तब हुआ सर जब जुलाई में ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए थे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि क्वार्टर 2 इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था। उसके हम्म। बावजूद इंडिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आईएमएफ ने इंडिया को ग्रेड सी दिया। राइट। तो एक राइट। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर वॉर की बातें हो रही हैं, हमारे पे टैरिफ का एक प्रेशर है, उस सब के बावजूद इंडिया ने सेकेंड क्वार्टर 2 में इतना अच्छा परफॉर्म किया। और राइट। अभी तो जीएसटी रिफॉर्म्स भी किए थे गवर्नमेंट ने, जिसका कह रहे हैं क्वार्टर 3 में इम्पैक्ट अपन को दिखेगा। तो इट इज लाइक पीपल आर थिंकिंग कि क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन सब लाइक जीडीपी, लेकिन अगर अपन देखें तो नॉमिनल जीडीपी घटी है। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को ये बताइए सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, हम्म। में क्या अंतर है? और ये जो 8.2 का आया है, हम्म। तो इससे अब हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है? राइट। तो मैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे हम बात करेंगे। और ये जो बहस हो रही है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट्स को लेके, बहुत से लोग बहुत खुश हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है। मैं भी उनमें हूँ जो खुश हूँ कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पर मैं थोड़ा सा नुआंस तरीके से सोचता हूँ। मेरा ये मानना है कि यहाँ सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है वैसा नहीं है। हमें थोड़ा सा इसको इसका भेद समझना होगा। मैं शुरू से ही बहुत शारीरिक रूप से कमजोर रहा हूँ। बार बार डॉक्टर के पास भी मुझे जाना पड़ता था, और बहुधा डॉक्टर मुझे कहता था, मुक्ता जी, कि आप ब्लड रिपोर्ट लेके आइए। तो जब ब्लड रिपोर्ट आती थी तो मैं उसमें हीमोग्लोबिन देखता था, मेरा बहुत ज्यादा होता था, 15-16 के आसपास रहता था। तो मैं खुश हो जाता था कि मेरा खून अच्छा है, मेरे खून में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा खून तो बहुत अच्छा है, मेरा होमोग्लोबिन कितना अच्छा आ रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, नहीं भैया, तुम्हारा होमोग्लोबिन इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि तुम पानी कम पीते हो, तुम्हारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड नहीं है प्रॉपरली, और इसलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। तुम पानी पिया करो, तुम्हारे शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी है। अब देखिए, ब्लड में पानी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे, आप पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी, तो जाहिर है कि आपका होमोग्लोबिन बेहतर नजर आएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई आंकड़ा अगर अच्छा नजर आता है तो उसके अच्छे होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, जो आप खुश हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आई है, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूं कि हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम आई है। और आम आदमी की जिंदगी में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा योगदान अदा करती है। तो पहले हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यह बोर्ड नहीं है तो बड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने का एक आसान तरीका है कि आप उसको सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी कर दीजिए। तो हमारी इकोनॉमी में एक किसान है जो कि आम पैदा करता है, ठीक है। और ये वर्ष है 2024-25, एक वित्तीय वर्ष मान के चलिए। 2024-25 आईएमएफ ने ऐतराज किया है कि हिंदुस्तान का जो 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 बेस ईयर है वो बहुत पुराना है। तो हम यहाँ बेस ईयर लेके चल रहे हैं 2024-25। सो 2024-25 में किसान 100 आम पैदा करता है, मुक्ता जी।
और 100 आम पैदा करता है और बाजार में 100 रुपए का प्रत्येक आम बेचता है। तो 100 × 100 आप करेंगे तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। वो 10,000 रुपए कमाता है तो उसकी जीडीपी, उसकी आमदनी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब वो साल खत्म हो गया, अब नया साल आता है 2025-26। 2025-26 में वो किसान 100 आम नहीं 110 आम पैदा करता है। आप क्या कहेंगे कि उसकी जीडीपी, उसका बढ़ उत्पादन बढ़ गया। 10% से बढ़ गया। अब इसका आप आज की तारीख में जो आमदनी कैलकुलेट करेंगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगी कि बेस ईयर में आम की कीमत क्या थी? बेस ईयर मतलब पिछला साल 2024-25 में आम प्रत्येक आम की कीमत क्या थी? तो पिछले साल उसने किस कीमत पे आम को बेचा था? 100 रुपए पे बेचा था। अब उसके पास 100 नहीं 110 आम है। अब वो 110 आम को 100 रुपए पर अगर बेचता है तो उसकी कमाई कितनी होगी? 11,000 रुपए। किसान बहुत खुश है और किसान ये कहता है कि मेरी आमदनी जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ के 11,000 हो गई। तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। होता क्या है उस साल मुक्ता जी, जब वो वास्तव में आम बेचने जाता है तो आम का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया और उस साल लोगों को आम खाने की इच्छा नहीं हुई, तो लोग आम नहीं खरीद रहे हैं। और जब लोग आम नहीं खरीद रहे हैं तो उसको आम की कीमत कम करनी पड़ती है, और जो आम उसने पिछले साल 100 रुपए का बेचा था इस साल 90 रुपए का बेच रहा है। अब वो 110 आम 90 रुपए में बेचेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 9,990 रुपए मिलेंगे। तो वही क्या कहेगा कि मेरे आम की पैदावार भले ही ज्यादा हो गई हो पर मेरी कमाई इस साल कम हुई है, क्योंकि महंगाई कम हो गई है। तो इस साल नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई? 9,990। लेकिन रियल जीडीपी कितनी हो गई? 11,000। तो आप क्या कहेंगे? रियल जीडीपी तो बढ़ रही है पर नॉमिनल जीडीपी कम हो रही है। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि कीमतें 90 रुपए नहीं हुई हैं, कीमतें 100 रुपए से बढ़ के 105 रुपए हुई हैं। अब जब आप 105 से मल्टीप्लाई करते हैं 110 को, तो आपका रिजल्ट क्या, जो भी आपका रिजल्ट आता है, मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है। ठीक है। अब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कभी कभी यह होगा कि आपने 100 की जगह 100 ही आम पैदा किए हैं और 100 की डिमांड उस साल बहुत बढ़ गई और लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, और वो 100 रुपए की जगह 120 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो उस साल किसान की आमदनी 12,000 हो जाएगी। वो कहेगा कि मेरी आमदनी 2,000 रुपए से बढ़ गई, मैंने पिछले साल 10,000 रुपए कमाए थे, इस साल मैंने 12,000 रुपए कमाए हैं। इकोनॉमिक्स ये कहती है, अरे भैया ये तो महंगाई की वजह से कमाए हैं, तुम्हारा उत्पादन तो उतना ही हुआ है जितना पिछले साल हुआ है, तो तुम्हारी रियल जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो मुक्ता जी, सीधी सीधी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने कितनी मेहनत से उत्पादन किया है वो रियल जीडीपी बताती है, लेकिन हमारे उत्पादन का बाजार मूल्य क्या है वो नॉमिनल जीडीपी बताती है। हमारी रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, उसी अनुपात में हमारी नॉमिनल जीडीपी भी बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में क्योंकि महंगाई बहुत कम आई है, 0.25% महंगाई आई है, तो हमारे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अंतर बहुत कम हो गया है। सरकारी आंकड़ों में लगता है कि जीडीपी बहुत बढ़ रही है, पर आम आदमी की कमाई में लगता है उसको कि उसकी कमाई उतनी नहीं बढ़ रही है। यही कारण है कि हमारे बहुत से शेयर्स, वो बड़ी कंपनियां जिनके शेयर्स हम खरीदना पसंद करते हैं, वो चाहे एफएमसीजी की कंपनियां हो, कंजप्शन की कंपनियां हो, हमारे ड्यूरेबल गुड्स की कंपनियां हो, डिस्क्रिशनरी कंजप्शन की हमारी जो कंपनियां हो, जो भी कंपनियां आप बाजार में देख रहे हैं जो रोजमर्रा की खरीदी पे निर्भर करती हैं, उनका आप रेवेन्यू ग्रोथ कम देख रहे हैं, है ना? रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम देख रहे हैं और उनमें प्राइसिंग पावर नहीं है। तो हिंदुस्तान में जितना उत्पादन बढ़ा है उतनी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, और कीमतें नहीं बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि विदेश से आपको सस्ता सामान, सस्ती दरें आई है। विदेश में महंगाई नहीं है, विदेश में महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान ये चाहता है कि बाजार बढ़े, और बाजार बढ़ने के लिए जरूरी ये है मुक्ता जी, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बाजार बढ़ने के लिए जरूरी है कि उत्पादन के साथ साथ हमारी मांग तो बढ़ रही है, पर उत्पादन से ज्यादा हमारी मांग बढ़े और बाजार में थोड़ी बहुत महंगाई भी हो। हमारी महंगाई आरबीआई के कंफर्ट लेवल से नीचे है, और इसी कारण मुक्ता जी, यही राज है, यही कारण है कि सरकार ने आपको इनकम टैक्स में छूट दी है। सरकार चाहती है कि आप और ज्यादा खर्चा करें,
ताकि महंगाई लौट के आए। सरकार ने जीएसटी को कम करके आपको प्रेरणा दी है ताकि आप और ज्यादा खर्च करें। नवरात्रि में सरकार की तरफ से ट्वीट आए थे, महा बचत महोत्सव। ये बचत महोत्सव नहीं है, खर्च महोत्सव है। आपको खर्च करने की प्रेरणा दी जा रही है। तो आप खर्च करने के लिए प्रेरित हो, मांग बढ़े, इसलिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इसलिए आपको जीएसटी में छूट दी गई है, और लोगों ने इस छूट का फायदा उठा के खर्च भी ज्यादा किया है। आपने आंकड़े पढ़े होंगे कि लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, और आरबीआई भी कोशिश कर रही है। आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इस साल 2 या 3 बार आरबीआई ने ब्याज दरों को भी कम किया है। ये सारी चीजें मिलकर हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि हाँ, सरकार और आरबीआई दोनों ही सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। इतनी कम महंगाई की वजह से हम महंगाई को लौटा लेना चाहते हैं। और एक बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूं, जब भी सरकार बजट बनाती है ना मुक्ता जी, वो कभी रियल जीडीपी पे नहीं बनाती है, वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी पे बनाती है। तो सरकार ने जब इस साल का बजट बनाया था, तो ये एज्यूम किया था, ये माना था, इस तरह से उन्होंने एजम्पशन किया था कि टारगेट किया था, इसको टारगेट भी बोल सकते हैं, एस्टिमेट किया था कि इस साल 25-26 में हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 10.1% से बढ़ेगी, लेकिन वो 8.7% से बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। सरकार के एस्टिमेट से हम कम ग्रो कर रहे हैं, सरकार के टारगेट से हम कम ग्रो कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे क्या होगा? इससे सरकार की आमदनी कम हो जाएगी, सरकार का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार का जीएसटी रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, और इस वजह से आप चिंतित हैं। हम ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो, हमारी नॉमिनल जीडीपी लौट के वापस 10-10.5% की तरफ आए, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आप देखेंगे बाजार में आपके रौनक लौट के आएगी। तो सारी कवायद जो सरकार और आरबीआई कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि हमारी महंगाई लौट के आए, और हमारी मांग लौट के आए, और हमारी नॉमिनल जीडीपी लौट के आए। यह है वो बात जो हमें समझने की जरूरत सर, आईएमएफ ने हमको ग्रेड सी में डाला है, तो ये कितना कंसर्निंग पॉइंट है? है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं है। इसका मैं रीजन आपको बताता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया के मुकाबले ज्यादा अच्छा कर रहा है। आईएमएफ जहां कह रहा है कि दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट्स कम हो रही हैं, वहां हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट्स बढ़ रही हैं। और दूसरा, हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स है वो बहुत बढ़ रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि महंगाई कम होने से नॉमिनल और इसका जीडीपी का अंतर कम हो गया है, और इस वजह से हमारा, इसको डिफ्लेटर बोलते हैं, डिफ्लेट। जैसे कि मैंने मैंने जो आपसे कहा था कि आपको डिफ्लेट करना हो, जैसे कि वो एग्जाम्पल को मैं वापस लेता हूं। एक किसान 100 आम पैदा करता है, 100 रुपए में बेचता है, अगले साल भी 100 ही आम पैदा करता है, लेकिन 120 रुपए में बेचता है। तो वो कहेगा मेरी कमाई 10,000 से बढ़ के 12,000 हो गई है। इकोनॉमिक्स कहती है नहीं, वो इस महंगाई को जो 20 रुपए बढ़ा है उसको कम कर देगी, डिफ्लेट कर देगी, और डिफ्लेट करते ही रियल जीडीपी कहेगी अरे तुम्हारी कमाई तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तुमने 100 आम पैदा किए थे, इस साल भी 100 आम पैदा किए हैं, पिछले साल 100 रुपए का था, तो हम उसी 100 रुपए को बेस मानेंगे, और आपकी कमाई नहीं बढ़ी है। इसको डिफ्लेटर कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जो डिफ्लेटर है वो 0.5% का, 8.7% नॉमिनल जीडीपी, 8.2% रियल जीडीपी, अंतर कितना हो गया? 0.5%। पर हमारे जीवन में तो इतनी कम महंगाई नहीं है, हमारे जीवन में तो महंगाई कहीं ज्यादा है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई और कम होने वाली नहीं है, यहां से महंगाई बढ़ने ही वाली है। और अगर आपने नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ाया, ये इंटरेस्टिंग है मुक्ता जी, समझिएगा। और अगर हिंदुस्तान ने नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ाया है, सरकार यही कोशिश कर रही है नॉमिनल जीडीपी बढ़े, तभी टैक्स कम किए हैं। अगर मान लीजिए हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं बढ़ा पाते हैं, नॉमिनल जीडीपी 8.7% पर ही रहती है, और महंगाई डिफ्लेटर 0.5 से बढ़ के 1% हो जाता है, तो अगली तिमाही में आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% से गिर के 7.7% हो जाएगी। ठीक है। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने की संभावना है, अगर आपको यहां मेंटेन करना है तो आपको नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाना होगा। ये एक बात हमें समझनी है। तो लौट के आता हूं वापिस आईएमएफ की बात जो हमने कही थी। आईएमएफ ऐसा क्यों कह रहा है? उसके 2 या 3 कारण हैं। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि आपके आंकड़े सही नहीं हैं। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि जीडीपी ग्रोथ जो आपकी हो रही है उस पर हमें यकीन नहीं है। आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार ने जो भी आईएमएफ के बारे में, हिंदुस्तान की सरकार ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो डाउट करने वाले हैं, या उनमें कुछ एम्बिग्विटीज हैं, या उन पे हम शक की नजर से देख रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं।
वो एक गणित के टीचर की जैसे बात कर रहे हैं। गणित का टीचर ये कहता है कि आपने सवाल का सही जवाब दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सवाल का जवाब गलत है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस जवाब तक पहुंचने का आपका तरीका क्या, आपका रफ वर्क क्या है। आईएमएफ हमारा रफ वर्क जानना चाहता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात क्यों जानना चाहता है? वो इसलिए जानना चाहता है कि हिंदुस्तान अब दुनिया में सबसे अच्छा कर रहा है। अगर कोई देश सबसे अच्छा करेगा तो उसकी तरफ नजरें उठेंगी, वो उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा, लोग वहां पर ज्यादा पैसा आके जमा करने की कोशिश करेंगे, और जब भी कोई बेहतर करेगा तो उसकी स्क्रूटनी भी होगी, उतनी ज्यादा उसकी स्क्रूटनी भी होगी। तो जब आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को, हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के जो आंकड़े जो इकट्ठे करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनको देखा, तो आईएमएफ को ऐसा लगा कुछ चीजें हैं जिसपे हिंदुस्तान को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आरबीआई ये नहीं कह रहा है कि आपके नंबर्स में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आरबीआई आरबीआई सॉरी आईएमएफ आईएमएफ ये कह रहा है कि वो नंबर्स तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो आईएमएफ ने तीन या चार चीजें बोली हैं। पहली चीज आईएमएफ ने बोली है कि आप अपना बेस ईयर बदलिए। आपका जो बेस ईयर है वो 2011 और 12 है, 15 साल पुराना है, 14 साल पुराना है। 14 साल पहले हिंदुस्तान बिल्कुल अलग देश था। 14 साल पहले हिंदुस्तान में आरबी आधार का इस्तेमाल नहीं होता था। 14 साल पहले हिंदुस्तान डिजिटल नहीं हुआ था। 14 साल पहले हिंदुस्तान में यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता था। 14 साल पहले हिंदुस्तान के लोग इतना उधार नहीं लिया करते थे। 14 साल पहले हिंदुस्तान के लोग इतना खर्चा नहीं किया करते थे। 14 साल पहले लोग जो आम जीवन में जरूरतें जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे वो चीजें आप आज उनका खर्चा कम हो रहा है, और जिन चीजों पे खर्चा ज्यादा हो रहा है वो चीजें अलग तरह की हैं। 14 साल पहले हिंदुस्तानी स्मार्टफोन नहीं खरीदता था, अब हिंदुस्तानी स्मार्टफोन खरीदता है। 14 साल पहले हिंदुस्तानी इतना डेटा का इस्तेमाल नहीं करता था, आज हिंदुस्तान इतना डेटा का इस्तेमाल करता है। तो हिंदुस्तान आमूलचूल परिवर्तन से बदल गया है। कोविड के बाद का हिंदुस्तान डिजिटल हिंदुस्तान है। तो आपको 14 साल पहले के बेस ईयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको पास के बेस ईयर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सरकार ने उनकी इस बात को माना है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले एक आध साल के अंदर 2026-27 में शायद आते आते हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 से बदल के 2022-23 कर दिया जाएगा। तो पहली एतराज तो आईएमएफ ने ये किया है। दूसरा एतराज आईएमएफ ने ये किया है कि भाई आपका जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को देखने का तरीका है, उस तरीके के अंदर आप जिस जो डिफ्लेटर को इस्तेमाल करते हैं, डिफ्लेटर मतलब जिस महंगाई को आप कम करते हैं, महंगाई को डिफ्लेट करने की जो आप कोशिश करते हैं, उसमें आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं। अभी जो डब्ल्यूपीआई है ना मुक्ता जी, ये दुनिया में कोई देश इस्तेमाल नहीं करता है। किसी देश में डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल नहीं होता, यहां तक कि चाइना भी नहीं करता है। ज्यादातर कंट्री, ज्यादातर मेजर कंट्री, ज्यादातर बड़ी कंट्रीज के अंदर इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, पीपीआई बोलते हैं। तो आईएमएफ ये चाहता है कि हम डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीएफ का इस्तेमाल करें, उससे हमारा सही डिफलेटर निकल के आएगा। और जब सब सही डिफलेटर निकल के आएगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर उनको लगता है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का जो बहस है उसको विराम मिलेगा। तीसरी चीज जो आईएमएफ कह रहा है वो जबरदस्त बात कह रहा है, और मैं भी इस पे यकीन करता हूं और बिल्कुल ठीक बात है। 2011-12 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा था और फॉर्मल इकोनॉमी का एक छोटा हिस्सा था। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो नकद में काम करती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जिसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है सरकार को आसानी से मालूम नहीं चलता है कि दुकानदार ने, ग्राहक ने कितना खरीदा, कितना बेचा और उसमें ग्रोथ क्या है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह की इकोनॉमी हिंदुस्तान में है। अब हिंदुस्तान में जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट होती है मुक्ता जी, तो वो फॉर्मल इकोनॉमी के हिसाब से होती है, जिसको सरकार देख सकती है, जिसको सरकार तय कर सकती है, जिसको सरकार मेजर कर सकती है, जिसके सरकार के पास मानक है और पैमाने हैं, और सरकार आसानी से कैलकुलेट कर सकती है। तो सरकार क्या करती है, फॉर्मल इकोनॉमी की कैलकुलेशन करती है और उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करती है इनफॉर्मल इकोनॉमी में। तो हम प्रॉक्सी, तो हम ये मानते हैं कि अगर 5% से फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है तो हम ये मान लेते हैं कि 5% से इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, और फिर दोनों को जोड़ के पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी का हम एक खाका खींचते हैं और बताते हैं कि इतना जीडीपी ग्रो हुआ है। आईएमएफ ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा हमें ठीक करना होगा। हम मानते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की गणना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल गया है। 15 साल पहले की इनफॉर्मल इकोनॉमी और आज की इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत फर्क है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बात को मानता हूं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, फॉर्मल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और फॉर्मल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की नहीं है। तो एज ए प्रॉक्सी
हमें उसी हू बहू तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें सर्वे करके एक नया तरीका ढूंढना होगा कि हिंदुस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तीसरी चीज, अब एक तीसरी चीज है जिस पे आईएमएफ ने हमें ध्यान दिलाया है। ये तीसरी चीज क्या है? ये तीसरी चीज आईएमएफ कह रही है कि पिछले कुछ समय से, और ये इसी वजह से हो रहा है जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूं, हिंदुस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से ही ये हो रहा है। अब जो तीसरी बात कहने जा रहा हूं थोड़ा सा जटिल है मुक्ता जी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मुक्ता जी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कितनी कमाई है, तो उसका सबसे आसान तरीका आप क्या है? आप कैसे बताएंगे आप कितना कितना पैसा कमाती हैं? आप कैसे बताएंगी? सर, जो बैंक में आता है सैलरी। जो आपके बैंक में सैलरी आती है तो वो आपकी इनकम है ना? इसको आप इनकम मेथड कहते हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मुक्ता जी की इनकम कितनी है, तो एक तरीका है कि उनकी सैलरी कितनी है। अब आप देखिए, सैलरी तो खाली इनकम नहीं होती है। कुछ पैसा आप बचाएंगे, कुछ पैसा बचाएंगे तो बैंक में रखेंगे, वहां आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने घर का एक कमरा किराए पे दिया है, वहां आपको रेंट मिलेगा। आपने एक शेयर म्यूचुअल फंड खरीदा है, वहां से आपको डिविडेंड मिलेगा, है ना? आप घर में कभी कोई चीज आपके पास में आई, आप खरीद के लाई और आपने किसी को बेच दिया और आपने 10% मुनाफे पे बेच दिया, वहां से आपको कुछ पैसा आएगा। तो कुछ पैसा आपको और तरीके से भी आता है ना, लेकिन आम बातों में आप बोलते हैं कि आपको केवल सैलरी का पैसा आया। तो जहां जहां से आपको इनकम आई, उसको अगर मैं जोड़ दूं तो उसको इनकम मेथड बोलते हैं। लेकिन एक और मेथड है मुक्ता जी, मैं आपसे कहूंगा एक बात बताइए, आपने घर चलाने में कितना पैसा खर्च किया, है ना? आपने पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट कितना किया? आपने घूमने जाने में पैसा कितना कितना खर्चा किया? आपने इलाज में कितना पैसा खर्चा किया, है ना? आपने घर को रिपेयर करने में कितना पैसा खर्च किया? मतलब कितने आपने तरह तरह के खर्चे किए, और जो खर्चा नहीं हुआ वो पैसा आपका बैंक में पड़ा रहा, उसको इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कहेंगे। तो आपके सारे खर्चे, सारे सेविंग्स अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो उतनी ही होनी चाहिए ना जितनी आपकी इनकम बिल्कुल। है कि नहीं है? जितने आपके खर्चे हैं और जो पैसा आपने बचाया, वो उतना ही होना चाहिए जितनी आपकी इनकम है। तो ये बात देश पे भी लागू होती है। तो देश की जीडीपी को आप प्रोडक्शन मेथड, हिंदुस्तान ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर कितना खर्चा किया है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर कितनी कमाई की है, जोड़ लीजिए, वो हिंदुस्तान की जीडीपी होगी। तो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है, हम दो तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, सर्विसेज में कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग हमने कितनी की, कंस्ट्रक्शन हमने कितना किया, प्रोडक्शन हमने कितना किया, मैन्युफैक्चरिंग कितनी की, बिजली कितनी पैदा की। ये सारी चीजें जब हम जोड़ते हैं उसको हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। और एक है खर्चा, हिंदुस्तान के लोगों ने कितना खर्चा किया, हिंदुस्तान की सरकार ने कितना खर्चा किया, हिंदुस्तान के व्यापारियों ने कितना खर्चा किया, हमने कितना इंपोर्ट किया और हमने कितना एक्सपोर्ट किया, ये सारे खर्चे, इनको जोड़ लीजिए। हो क्या रहा है मुक्ता जी, पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान के एक्सपेंडिचर मेथड में और हिंदुस्तान के प्रोडक्शन मेथड में जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, इसके बीच में भारी अंतर आ रहा है। इस बार तो ये 2% से ज्यादा है। तो आईएमएफ कहता है कि आइडियली ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये अंतर क्यों बढ़ रहा है? ये अंतर इसलिए बढ़ रहा है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी ने कितना प्रोडक्शन किया ये जानना बड़ा मुश्किल है, और खर्चा कितना किया ये भी जानना मुश्किल है। तो जब हम खर्चों को जोड़ते हैं तो फिगर अलग आती है, प्रोडक्शन को जोड़ते हैं तो फिगर अलग आती है। और इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से आईएमएफ कह रहा है कि हमें अपने जीडीपी के जो रफ वर्क हम जो करते हैं उसको हमें ठीक करने की थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। चौथी चीज आईएमएफ ये कहता है कि हिंदुस्तान की सरकारों ने कितना उधार लिया है, ये जानना भी बड़ा मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। हमें एक जगह मालूम नहीं चलता है कि हिंदुस्तान की केंद्र सरकार पे उधार कितना है, हिंदुस्तान की तमाम राज्य सरकारों पे कितना उधार है, और हिंदुस्तान के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कितना उधार है, ये हमें मालूम नहीं चलता है। और सरकारें जो ऑफ बजट खर्चा करती हैं वो भी हमें मालूम नहीं चलता है। अब ये सारी बातें आईएमएफ क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, आपकी दुनिया में इज्जत बढ़ रही है, आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, लोग आपके देश में आके पैसा जमा करना चाहते हैं। तो जब लोग आपके देश पे पैसा जमा करना चाहते हैं तो ऑडिट भी होगी ना। छोटे व्यापारी के लिए सरकार नहीं बोलती ऑडिट करें, लेकिन आपकी कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज्यादा सरकार आपसे कहेगी ऑडिट कराइए। तो आईएमएफ ये नहीं कह रहा है कि हम आप पे डाउट कर रहे हैं, आईएमएफ ये कह रहा है कि आप किस तरह से अपने अपने आंकड़ों को बनाते हैं वो हम जानने की, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आपसे कि आपने आंकड़े कैसे बनाए हैं, उसका रफवर क्या है, उसका सोर्स क्या है, किस तरह से आपने संकलन किया है, वो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आईएमएफ ने ये काम किया है। बिल्कुल, इसी से सर एक और सवाल आता है कि जब हम
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं, इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बन रहे हैं, फिर हम्म। हमारा रुपया क्यों टूट रहा है अगेंस्ट डॉलर? हमारा हाँ। रुपया हो गया है 89.9। तो राइट। इसके पीछे का कारण क्या है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बेहद अच्छा सवाल पूछा है। और आम लोग इस सवाल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एतराज रखना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान के लोग के मन में भर दिया गया है कि रुपया कमजोर होने का मतलब देश कमजोर होना होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुक्ता जी, एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ। आप जानती हैं, आज से करीब करीब 50-60 साल पहले, 1965 की बात कर रहा हूँ, 1966 की बात कर रहा हूँ, तब हमारा एक्सचेंज रेट क्या हुआ करता था? 4 रुपए का या सवा 4 रुपए का एक डॉलर मिला करता था। आप सवा 4 रुपए दीजिए, आपको एक डॉलर मिल जाएगा। आज आपको करीब करीब 90 रुपए देने पड़ते हैं अगर आपको एक डॉलर चाहिए। तो रुपया कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है, बताइए? इतने सालों में क्या हुआ है? कमजोर हो गया। पहले सवा 4 रुपए देके एक डॉलर मिलता है, अभी वही डॉलर लेने के लिए आपको 90 रुपए देने पड़ते हैं। बताइए रुपया कितना कमजोर हो। अब एक छोटी सी चीज पूछता हूं। आप जानते हैं 1966 का हिंदुस्तान कैसा था? हमारी चीन से 62 में लड़ाई हुई थी। हमारा 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 64, 65, 66 में वर्षा नहीं हुई थी। अनाज का उत्पादन नहीं हुआ था। अमेरिका से हमें दान में गेहूं, दान मतलब कम कीमत पे हमें गेहूं मिल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन उपवास रखिए। क्यों क्यों कहा था? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं था। बॉम्बे के रेस्टोरेंट्स आपको शाम को खाना नहीं परोसते थे, एक ही समय खाना बनाते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में अनाज की कमी थी। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तभी शुरू किया कि हमें गेहूं में सक्षम होना है, हमें दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं अपना पेट भरने के लिए। पर तब हमने हाथ फैलाए थे। तो मुझे एक बात बताइए, आर्थिक रूप से 60 साल पहले का हिंदुस्तान मजबूत था कि आज का हिंदुस्तान मजबूत है, बताइए? आज का, नो डाउट। तो रुपया कैसे कमजोर हो गया? अगर आप ये मानती हैं कि पिछले 60 साल में हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, तो आप फिर रुपया कमजोर कैसे हो गया? तो सबसे पहले तो मन से धारणा निकाल दीजिए, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं। केवल ये देखना कि रुपया कमजोर हो रहा है इसका मतलब देश कमजोर हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो हमें ये समझनी है। होता क्या है कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा रुपए को नाक क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान का मूंछ बना दिया है कि ये ऊपर रहनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जानती है चाइना के ऊपर क्या 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 एलिगेशंस लगाता था अमेरिका? अमेरिका ये कहता था चीन को, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इकोनॉमिक देश बना है पिछले 25 साल में। जितनी चाइना ने ग्रोथ की, किसी इकोनॉमी ने ग्रोथ नहीं की है। कितना मजबूत हुआ है आर्थिक रूप से चाइना। आप जानते हैं उस चाइना पे अमेरिका का क्या दोष मढ़ता है? ये दोष मढ़ता है कि चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर रखने की कोशिश करता है। तो एक हमारा देश है जो रुपया कमजोर होने पर चिंता करता है, एक वो देश है जो जानबूझ के अपनी करेंसी को कमजोर करता है। तो दूसरी बात, तो सबसे पहली बात हमें समझनी है, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका रुपया कमजोर होने का मतलब है कि देश कमजोर हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी कभी रुपए का कमजोर होना ही आपको सहारा देता है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको आता हूं खास बात में। किसी भी देश में जहां महंगाई ज्यादा होगी, उस देश का करेंसी कमजोर होगी। अब अद्भुत बात आपको बताता हूं। पिछले 3-4 सालों से हिंदुस्तान की महंगाई काबू में है, अमेरिका की नहीं है। अमेरिका की महंगाई हमारी महंगाई से ज्यादा है। तो रुपए को तो मजबूत होना चाहिए था, पर रुपया कमजोर किया हुआ। तो इकोनॉमी में हमेशा दो कारण होते हैं, शॉर्ट टर्म कारण और लॉन्ग टर्म कारण। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। हिंदुस्तान की महंगाई यूरोप और अमेरिका की महंगाई से कम है। ऐसे आलम में रुपया कमजोर नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। लेकिन अब दूसरी बात पे आते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं कि रुपया फिर कमजोर हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कारण क्या है। शॉर्ट टर्म कारण यह है कि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखे हैं, 50% टैरिफ लगा रखे हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि आप क्या हो रहा है उसका प्रभाव आगे जाके क्या होगा, उससे आप प्रभावित हो जाते हैं। तो जितने भी लोग शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजैक्शंस करते हैं, शॉर्ट टर्म करेंसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनका यह मानना है क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ है, तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा और हिंदुस्तान के डॉलर्स की इनकम कम हो जाएगी। हिंदुस्तान में डॉलर्स आना कम हो जाएगा, और जब हिंदुस्तान में डॉलर्स आना कम हो जाएगा तो रुपये की, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उतनी सप्लाई नहीं है। ऐसे में रुपया कमजोर हो सकता है।
रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू, अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी मदद मिलती है, क्योंकि जितना डॉलर मजबूत होता है, रुपया सस्ता होता है, उतना अमेरिकन इंपोर्टर्स के ऊपर दबाव कम बनता है, और दबाव कम बनता है तो वो इंपोर्ट करते रहेंगे, इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। तो दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि टैरिफ का प्रभाव हम पर कम पड़े, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आरबीआई चाहता हो कि रुपया थोड़ा कमजोर हो जाए। तो दूसरा कारण यह है कि शायद आरबीआई रुपए को संभालने में बाजार में मदद नहीं कर रहा है। हो सकता है आरबीआई का यह मानना हो थोड़ा रुपया कमजोर होना हमारे एक्सपोर्ट के लिए ठीक है। अब तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जो रुपया आता है वो केवल करंट अकाउंट, मतलब एक्सपोर्ट करके नहीं आता है। हमारे पास जो पैसा आता है वो कैपिटल अकाउंट में भी आता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि विदेशी आके हमारे देश में पैसा जमा करते हैं। वो दो तरीके से पैसा जमा करते हैं। हमारे यहाँ के दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, उसको आप एफडीआई कहते हैं। और हमारी दुकानों में, हमारी फैक्ट्रियों में जो शेयर्स हैं उनको खरीदते हैं, उनको आप एफआईआई कहते हैं। ठीक है। तो हमें एफआईआई से भी पैसा मिलता है, हमें एफडीआई से भी पैसा मिलता है। ये जो पैसा मिलता है इसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कोविड के बाद क्या हुआ मुक्ता जी, अमेरिका में महंगाई बहुत ज्यादा हुई। और जब महंगाई बहुत ज्यादा हुई तो अमेरिका में ब्याज दरें बहुत बढ़ गई। हमारे यहाँ महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं, तो हमारी ब्याज दरें बढ़ी नहीं। पहली बार मैं जीवन में देख रहा हूं हमारी ब्याज दरों में और उनकी ब्याज दरों में केवल 2.5% का अंतर है। इतना अंतर, इतना कम अंतर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर अमेरिका में 2% की महंगाई है तो अमेरिका हिंदुस्तान में 7% की ब्याज दरें होती थी। अमेरिका में ब्याज दर होती थी 2% की, हमारे यहाँ ब्याज दर होती थी 7% की। 5% का फर्क होता था। जब 5% का फर्क होता है तो एक एनआरआई, एक अमेरिकन नागरिक को हिंदुस्तान में पैसा जमा करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो 5% ज्यादा कमा सकता है। 2-3% का रुपया टूट भी जाए तब भी वो 2% ज्यादा कमाता है। लेकिन अब हमारी ब्याज दरों में और उनकी ब्याज दरों में केवल 2-2.5% का अंतर है। और 2-2.5% से तो रुपया कमजोर भी हो जाता है साल भर के अंदर। तो एक अमेरिकी एनआरआई को, एक अमेरिकी नागरिक को हिंदुस्तान के अंदर बॉन्ड में पैसा जमा करके पैसा कमाने की जो मौका है वो खत्म हो गया है। तो दूसरा कारण यह है कि वहां ब्याज दरें ज्यादा होने से आपके पास डॉलर कम आ रहे हैं, या तो कम आ रहे हैं, और जो डॉलर आपके पास से हैं वो लौट के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि कुछ समय से अमेरिका के बाजारों को जो रिटर्न है एआई की वजह से, अब एआई का शोर दुनिया में बहुत हुआ है। हिंदुस्तान के बाजारों में एआई पे काम करने वाली एक भी इकोनॉमी शेयर लिस्टेड नहीं है। जितने भी एआई के शेयर लिस्टेड हैं वो ज्यादातर अमेरिका के अंदर ही हैं। और पूरी दुनिया को लगता है कि एआई दुनिया बदल देगी, और इस वजह से पूरी दुनिया एआई के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्योंकि पूरी दुनिया एआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और ज्यादातर शेयर्स अमेरिका में लिस्टेड हैं, तो दुनिया भर से पैसा अमेरिका में गया है। जब दुनिया भर से पैसा अमेरिका में गया है तो डॉलर की डिमांड हो रही है। तो अमेरिका के बाजारों को जो रिटर्न है वो हिंदुस्तान के बाजारों से रिटर्न से थोड़ा ज्यादा है। तो हमारे यहां से एफआईआई लगातार पैसा निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं। अब जब एफआई पैसा निकालते हैं तो उनको रुपए में पैसा मिलता है। वो रुपया बाजार में देते हैं और डॉलर मांगते हैं। वो मांग क्या रहे हैं? डॉलर मांग रहे हैं। तो क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए डॉलर की डिमांड बढ़ी है और रुपया कमजोर हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना मुक्ता जी, ये शॉर्ट टर्म है, लंबा चलेगा नहीं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हिंदुस्तान की महंगाई कम है, आगे जाके रुपए में स्थिरता आएगी, ये तय है। ये कब होगा मैं नहीं जानता हूं, पर ऐसा ही होगा। रुपए की कमजोरी से आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, जो आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो रुपया है ना मैम, ये कमजोर होने पर आपको डरना तब चाहिए जब आपके पास डॉलर्स ना हो, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ना हो। हमारे पास 600 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। शायद चीन के बाद या जापान के बाद हम तीसरे सबसे बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास इतना बड़ा फॉरेन करेंसी का जखीरा है। ये हिंदुस्तान 1991 का हिंदुस्तान नहीं है कि आप चिंता करें कि रुपया कमजोर हो रहा है। मेरा ये मानना है रुपया जिन कारणों से कमजोर हो रहा है वो ऐसे कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें किसी को भी घबराना चाहिए। उल्टा हिंदुस्तान को इससे थोड़ा फायदा होगा। हिंदुस्तान से इसे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए आरबीआई भी आपको चिंतित नजर नहीं आता है। सर अभी एमपीसी की मीटिंग चल रही है और हम्म। 5 दिसंबर को पता लग जाएगा कि रेट कट होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ इन हाँ। केस रेट कट होता है तो उसका इक्विटी और डेट फंड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं रेट कट होता है कि नहीं होता है इस पर मैं स्पेकुलेशन तो नहीं करना चाहता, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपकी जीडीपी, रियल जीडीपी 8.2% की है तो फिर आप रेट कट क्यों करेंगे भाई?
रेट कट की आपको जरूरत ही नहीं है। जब जीडीपी इतना स्पेक्टेकुलर, इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से बढ़ रही है, इतनी इतनी जबरदस्त बढ़ रही है, जिसकी आपने ना कामना की थी ना कल्पना की थी, कल्पना छोड़िए कामना भी नहीं की थी कि हमारी जीडीपी 8.25% से बढ़ेगी। तो ऐसे में आर्थिक दृष्टिकोण ये कहता है कि आरबीआई को ब्याज दरें कम करने की क्या जरूरत है, पर दूसरी तरफ हमारी नॉमिनल जीडीपी कम है। हमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की जरूरत है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट तब बढ़ती जब महंगाई बढ़ती है। तो हिंदुस्तान को महंगाई बढ़ाने की जरूरत है। हिंदुस्तान को महंगाई बढ़ाने के लिए मांग बढ़ाने की जरूरत है, और मांग बढ़ाने के लिए ब्याज दरों को कम करने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ आर्गुमेंट ये भी है कि आपको वाकई में ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। पर एक तीसरा आर्गुमेंट है, और तीसरा आर्गुमेंट ये है कि हमारे और अमेरिका के बीच के जो जो बॉन्ड यील्ड्स का अंतर है वो हिस्टोरिकल लो पे है। जो मैंने अभी अभी जिक्र किया था, इतना कम अंतर है कि और कब अगर अंतर करेंगे तो डॉलर का आना आपके पास और रुक जाएगा, या जो डॉलर है वो आपके यहां से चला जाएगा। तो आरबीआई इन दबावों को महसूस करते हुए रेट कट करेगी या नहीं करेगी, ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। कुछ लोग बटे हुए हैं जो कहते हैं रेट कट की जरूरत ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं रेट कट कर नहीं सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि रेट कट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ रियल ब्याज दरें बहुत ज्यादा है। आपकी महंगाई 0.5% है, लेकिन आपके रेपो रेट 5% है, 4.5% का रियल इंटरेस्ट रेट है। और इतने रियल इंटरेस्ट रेट में कैसे होगा काम? नहीं हो सकता। व्यापारी को इंसेंटिव नहीं मिलेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि व्यापारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो आपको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही करना होगा। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आरबीआई के सामने है। इस पे बहुत गहन चिंतन करने के बाद आरबीआई को फैसला करना होगा। लेकिन आरबीआई जो भी फैसला करता है, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान को ब्याज दरें कम करनी चाहिए, क्योंकि उसको अपनी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो बहुत कम हो गई है, जिस पे विस्तार पे हमने बात की है। और ऐसा करने से बाजारों को बहुत फायदा होगा, हमें और आपको बहुत फायदा होगा, और हमें हिंदुस्तान को इकोनॉमी में और ज्यादा आपको अच्छे बदलाव होते हुए नजर आएंगे। अब अगर आरबीआई ब्याज दरों को कम करता है तो जाहिर है जो आपके बॉन्ड और डेट फंड्स हैं उनको फायदा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्याज दरें और बॉन्ड की जो प्राइजेस हैं इनका उल्टा रिश्ता होता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें कम होती हैं, ब्याज दरें कम होती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती है। तो जिन लोगों ने भी बॉन्ड और डेट फंड्स में पैसा जमा किया हुआ है, अगर आरबीआई ये फैसला लेती है कि रेट कट होगा तो उनको फायदा होगा। पर मैं आपको बताऊं, ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि बाजार पहले ही उसको डिस्काउंट कर चुका होता है। तो अगर 0.25% तक आरबीआई कमी लाती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर 0.5% की अगर अगर कमी लेके आती है तो जरूर आप इसमें बदलाव होते हुए देखेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट को नहीं देखना है मुक्ता जी। हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम हेज फंड मैनेजर्स नहीं हैं, हमें शॉर्ट टर्म चीजें नहीं देखनी है। हमें टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करना है, 10 15 20% करना है। हमारा 70 80% स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। हमारे सपने क्या हैं, उनको कौन सा एसेट पूरा करने में मदद कर सकता है, उसके लिहाज से होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अपने सलाहकार के साथ बैठ के आपको ये तय करना है कि आपकी जरूरतें, आपकी आमदनी, आपके खर्चे, आपका लाइफ स्टेज और आपके सपनों को देख के आपका एक एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। तो सही सलाहकार के साथ मिलकर अगर आप सही एसेट एलोकेशन करते हैं तो इन सब चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा या नहीं करेगा। सर, आपने इतनी सरलता से इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझाया, और मैं मानती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत फायदा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय ऑडियंस अगेन टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन्हें सिंप्लीफाई करते रहेंगे। मुक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि आज का विषय बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा जटिल था। हाँ मुझे जी। डर लग रहा है कि ऑडियंस को, सुनने वालों को समझ में पूरी बातें आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि छोटे समय में बात कहना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन हाँ, लब्बो लवाब यही मैं खत्म कर देता हूँ। हिंदुस्तान के जीडीपी में सिर्फ एक छोटी सी कमी है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुई है। इससे थोड़ी बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यही रहती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, ये बाजार आपको सपने पूरे करने के लिए तैयार खड़ा है, ये मेरा यकीन है। हिंदुस्तान स्ट्रक्चरल बुल रेट के अंदर है। हमें बिना किसी बात की चिंता किए हुए अगले 10 12 15 साल तक सही एसेट एलोकेशन करते हुए लगातार निवेश करना चाहिए। मुझे इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हमें कंपाउंडिंग प्राप्त नहीं होगी और हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। यही वो जगह है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऊर्जा मिलती है हमें।
हमें आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, इतनी तो कामना हम आपसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें समझ में आता है कि हम आपसे क्या बातें करते रहें। थैंक यू मुक्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू।